जनाब स्पीकर, ऐवान को याद होगा इमरान खान हुकूमत ने 2019 में एक IMF से मुआहदा किया था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान खान हुकूमत ने अपने ही किए हुए मुआहदे से इनहराफ किया। जब वोट ऑफ नो एक कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हुआ तो उसके बरक्स उन्होंने फैसले कर दिए और उसको वर्चुअली उसको रोल बैक कर दिया, उसको डिसओन कर दिया। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इस बात पर भी एतमाद में लेना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, वफाकी बजट 2023-24 कल पेश किया गया। बजट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत ही तफसीली, बल्कि मैं कहूँगी एक कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है। मैं ये देख रही हूँ कि कल से मुख्तलिफ एंगल से उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो चीज़ें हुकूमत की तरफ से तजावीज़ पेश की गई हैं उनमें कौन सी तजावीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं या मौसर हैं या इवन डूएबल और इम्प्लीमेंटेबल है। क्योंकि इस बजट को लेकर जहाँ पर बहुत सारी मस्बत चीज़ों पर बात की जा रही है, ऑफ कोर्स वहीं पर तनकीद भी बहुत की जा रही है। मस्बत चीजों की अगर बात करें, एक नो टैक्स या टैक्स फ्री बजट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी किस्म के नए टैक्स का निफाज नहीं किया गया, कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया इसके अंदर, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी ये कहा कि किसी नए टैक्स को नहीं लगाते हुए इससे ज्यादा मुतवाज़िन बजट देना मुमकिन नहीं था हमारे लिए। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो एक अलील मईशत है हमारी, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सेहतयाबी की तरफ इस बजट को पहला कदम कहा जा सकता है। अगर हम बात करें रिलीफ की, तो रिलीफ में मैं समझती हूं कि हुकूमत ने 3 मेजर एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, जिसके अंदर ज़राअत की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, एनर्जी की, तवानाई की अगर हम बात करें, तो ये 3 मेजर फोकस हमें दिखाई दिए हुकूमत के। कल जब हम बजट की बात करते हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि जहां पर माशी पॉलिसीज कंसर्न है, हम जो है वो एक 5E फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी, एनवायरमेंट, एक्सपोर्ट्स, ई पाकिस्तान और इक्विटी शामिल हैं। और ई पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आईटी सेक्टर के ऊपर जो फोकस मुझे लगा कल जब बजट दे रहे थे डार साहब, और जिस किस्म के फिगर्स उन्होंने कोट किए, मैं समझती हूं कि वो एक सही समत में एक दुरुस्त कदम है जो कि फाइनली पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया। क्योंकि जब हम इस खित्ते की बात करते हैं तो हमारे पड़ोस में ही एक ऐसा मुल्क है जो कि अपने आईटी सेक्टर की वजह से अपनी मईशत को कहां से कहां ले गया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कल बजट स्पीच के दौरान ही मैंने कल भी कोट किया था कि डार साहब ने ये बात बताई कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जो कि एक ऐसा मुल्क है जहां पे लोग आईटी के शोबे में फ्रीलांसिंग करते हैं। तो अगर इस शोबे को फॉर्मलाइज कर लिया जाएगा, फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बनाया जाएगा, और एसएमईज के तहत जो फैसिलिटेशन या जो सहूलतें मैसर आ सकती हैं, अगर वो इस सेक्टर को दी जाएंगी, तो आई बिलीव कि ये सेक्टर इट कैन डू वंडर्स। सो लेट्स सी कि जो इकोनॉमिक डायरेक्शन की बात है, क्या वो दुरुस्त हुई है कि नहीं हुई है। इस बजट को लेकर IMF वाला जो एक खदशा है उसको भी बहुत ज्यादा एसोसिएट किया जा रहा था, और बजट पेश करने के बाद डार साहब ने यह कहा कि जो बजट डिटेल्स हमने IMF के साथ शेयर की थी उसके बीच में और कल बजट पेश करने के बीच में जो वक्त गुजरा है उसमें हमने मजीद बेहतरी की है। तो ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि IMF जो है कभी भी इसके अंदर कोई एतराज नहीं कर सकता, बल्कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मजीद IMF की समझ में आने वाली हैं जो कि हमने की है। तो इस पर बात करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये हुकूमत की तरफ से इलेक्शन ईयर है तो एक पॉपुलिस्ट बजट देने की अटेम्प्ट है, ये एक ओवर एम्बिशियस बजट है। तो किस हद तक एक ओवर एम्बिशियस बजट है, इस पर भी बात करेंगे। एंड लाइक आई सेड के जो कुछ मस्बत चीजें की गई हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, यूथ फोकस की बात करें, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, सीनियर तजियाकार हैं, जो एंकर पर्सन है सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में कैसर अहमद शेख साहब जो हैं वो कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर सियासतदान हैं और एट द सेम टाइम इकोनॉमिस्ट हैं। अमीन हाशवानी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं सजाद मीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। रिलीफ की बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, कहा जा रहा है कि एक प्रो बजट पीपल बजट देने की जो है वो कोशिश है। जैसे मैंने भी इब्तदाइये में कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लोगों पर ज्यादा बर्डन ना जाए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इससे ज्यादा मुतवाज़िन बजट हम नहीं दे सकते थे। आप किस तरह से देख रहे हैं सर इसे?
नहीं, बात तो ये है कि साल को हम कहते हैं है यकीनी तौर पर असूली तौर पर इलेक्शन होने वाले हैं और यकीनी तौर पर मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हुकूमत को अपना बहुत सा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो इकोनॉमी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा है और अब सूरत ऐसी आ गई है कि वो बजट पेश करके अपने आप को जरा सुरखरूप भी करना चाहती है। इसलिए लाजमी था कि इलेक्शन ईयर का बजट कह लें आप, यहाँ इसे जैसे कहा जाता है पीपल्स फ्रेंडली बजट, ऐसा बजट कह लें, उसके बारे में बहुत सी बातें और बहुत सी गुफ्तगू तो होना लाजमी था जो हुई है कि ये कितने पैसे कहाँ से इकट्ठे होंगे। अगर टैक्स लगा दें तो आप कहते हैं कि टैक्स क्यों लगा दिए, अगर आप ये कह दें कि आप कहें कि हमारा टारगेट ये है तो आप कहते हैं कहाँ से इकट्ठे होंगे, अगर आपको कुछ ऐसी सहूलतें दी जाएं, तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए कि नहीं आप लोगों ने तो कर्जे देने हैं, कर्जे कहाँ से आएंगे, उस पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा, ये सारी बातें पूछी जाती हैं और अभी पूछी गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने इसाक डार को पिछले पूरे जितना टेन्योर उनका है यहाँ आने का, दोबारा वापस आने का, पहली बार जरा कॉन्फिडेंट और एक खुश दिली के साथ बात करते देखा है। पहली बार लगा है कि उनको कुछ नजर आता था कि वो कुछ कर पाएंगे या कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं कि उनको यकीन हो गया कि IMF का पैक्ट हो गया होगा या IMF के साथ हमारी बात तय हो गई है, चाहते तो वो यही है और हमारी हुकूमत बार बार यही कह रही है कि IMF के हवाले से हम यही चाहते हैं कि IMF के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाए और उसी एग्रीमेंट की वजह से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो बातें हमने मानी थी वो मान भी ली हैं। लेकिन उनको अब ये भी कॉन्फिडेंस है जो इशारा वो कर चुके हैं। मसलन साक डाक ने अपने एक इंटरव्यू में एक फिक्रा कहा, उन्होंने कहा और क्या ऑप्शन होगा अगर IMF नहीं देता। उन्होंने कहा जो कुछ बात बोल की, फिर उन्होंने कहा कि जब असरार किया उन्होंने कहा बहुत सी जियो पोलिटिकल बातें हम आपको नहीं कर सकते। ये जियो पोलिटिकल का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि खित्ते की जो सूरत बदल रही है। हम ये नहीं कहते कि सी पैक हमें जो है वो बचा लेगा, हम ये कहते हैं चीन और रूस और ईरान और ये सारे जो माहिर हो रहे हैं ये हमारी मदद में आ जाएंगे। हम ये हम बताना चाहते हैं IMF को भी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कि आप जो हमें स्क्वीज कर रहे हैं, साफ डाट साफ कह रहे हैं कि ये सियासी एजेंडा है जो जिसकी वजह से बहुत सी बातें की जा रही हैं, फैक्टर हम पे लगाया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी एजेंसियां हमारी रेटिंग कम कर रही हैं। अब आलमी एजेंसियां कह रही हैं कि आपका डॉलर कीमत 244 है और आप इंटरबैंक 285 दे रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं वो 300 करो और 400 कितना करो, 340 करो, 20 करो, ये वो कह रहे हैं। तो ये सारी बातें वो है जिसमें लगता है कि साकदार पहली बार कॉन्फिडेंट नजर आए हैं कि अगर तो IMF पहले अब जितना हम चाहते हैं वो कर लेगी, अगर ना कर लेगी तो हम फिर भी इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, चलिए इसमें मैं आपसे मजीद बात करती हूँ क्योंकि आप भी मुझे लगता है कि डार साहब आपको अब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। डार साहब को मैंने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू किया था, डार साहब उस वक्त भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए थे और मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो उनके साथ वो कॉन्फिडेंस काफी अरसे से शेयर कर रहे हैं। आप पहले भी मेरे प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं कि IMF और नो IMF हम वी आर गोइंग टू सेल थ्रू दिस। तो थोड़ा सा इस पर बात करूंगी मैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आके कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को,
हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। जब हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम आपकी तरफ देखते हैं। आपका असल हदफ क्या है सबाद्दीन? हम एक चाल चलेंगे। इस बार खेल हम तरतीब देंगे, वो जाल में फंस जाएंगे। नाइब से तमाम इख्तियारात वापस ले लें। खालिद, तुम ये क्या कर रहे हो? अब वक्त आ गया है कि हम अपना खोया हुआ इलाका वापस हासिल करें। गैर मुल्कियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। क्या ये तंजीम रियासत की मदद करने की कोशिश कर रही है? ये हमारी मदद करने का तरीका नहीं, बल्कि ये साजिश है और रियासत से गद्दारी है। बाबा को अब इस खेल में शामिल करने का वक्त आ गया है। ये दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। अब्दुल हमीद के पास मौजूद तमाम शवाहिद बाबा की तरफ निशानदेही करते हैं। महमूद पाशा, ये हमारी हकीकतन जीत होगी। आपने गुस्ताव को गोली क्यों मारी? क्योंकि वो गद्दार है। मैंने ये सब मंसूबे तुम जैसे बच्चे के खराब करने के लिए नहीं बनाया। वक्त आ गया है पाशा। दरगाह में जिक्र करने वाले मुसलमानों पर बमबारी की जाएगी। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो मौजूदा बजट आया है, तजावीज़ सामने आई हैं, उसके हवाले से कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और अमीन हाशवानी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए। मैं कैसर अहमद शेख साहब सर आपसे अगर इस सेगमेंट में गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि सिंस आप हुकूमत का हिस्सा है, आप फाइनेंस कमेटी को भी देखते हैं पार्लियामेंट की, कुछ लोग ये तनकीद इस वक्त कर रहे हैं कि आप लोगों ने बीइंग इन गवर्नमेंट एक ओवर एम्बिशियस बजट दिया है, एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है, आवाम को रिलीफ देने की एक कोशिश की गई है क्योंकि इलेक्शन ईयर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस बजट में हमारी डायरेक्शन में फ़र्क आया है। काफ़ी हमने मशवरे किए और आपस में कंसल्टेशन हुई। देखिए पिछले बजट ये देखिए, और IMF भी हमें बार बार ये तनकीद करती रही है कि आप जो मराद याफ्ता तबका है उसको ज़्यादा मराद देते हैं, उनको सब्सिडीज़ देते हैं। तो हमने डायरेक्शन में तब्दीली ये की है कि ये बजट एम्फसाइज़ किया गया है ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के लिए हम चाह रहे हैं कि सोलर सिस्टम के लिए 50,000 सोलर्स को कर्जा दें, आसान किस्तों पे कर्जा दें। फिर हम स्टूडेंट्स के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया। IT की जो एजुकेशन है ना, उस पर हमने बहुत तवज्जो की है और उसकी एक्सपोर्ट पे भी, IT के एक्सपोर्ट पे, IT के बिज़नेस पे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे।
फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में हमने काफ़ी इजाफा किया है, और वो भी गरीब से गरीब जो क्लास है हमारी वो उससे मुस्तफ़ीद होती है। तो ये बजट में यानी हमारी ज़्यादातर जो सब्सिडीज है, जो मराहत है, वो हमने कोशिश की है कि ऐसे तबके तक पहुँचे। फिर आप देख रही हैं कि तनख्वाहें हमने बढ़ाई हैं, काफ़ी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है सरकारी मुलाजमीन में, और जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट सेक्टर पे भी वो जारी होता है। और मिनिमम सैलरी 25,000 से 32,000 रुपये कर दी है। हमने सारी पेंशन जो है वो 17.5% बढ़ा दी, और तनख्वाहों में 30 और 35% का बहुत ख़तीर इजाफा किया है। तो ये बजट, और ये लोग जो ये अक्सर कह रहे हैं ना कि ये मैं मानता हूँ कि बजट को और ज़्यादा बेहतर हम के, हमारे हालात जो है मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, हम जिस अंदाज से जो कि फैसिलिटेट कर सकते थे वो हमने किया है। बजट खसारे का बजट है, कुछ 6,500 अरब रुपए का खसारा इसमें किया गया है, अंदाज़ा किया, प्रोपोज किया गया है, जो कि बहुत बड़ा खसारा है। और ये जो मौजूदा साल गुजरा है उसमें भी 7,000 अरब रुपए का खसारा हुआ है। तो ये हमारी GDP की बहुत बड़ी परसेंटेज है। और फिर ग्रोथ में इजाफा नहीं हो रहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल ग्रोथ 3.5% तक बढ़े। ये ग्रोथ कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, यानी आप देखें, लेकिन क्योंकि हालात जिस किस्म के थे उसमें रहते हुए ये हमने अंदाज़ा किया है। अगले साल का जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो भी 21% है, वो भी बहुत बड़ी यानी उसमें परसेंटेज है 21%। फर्दर महंगाई हो जाना, जो अभी महंगाई हो रही है, तो मामलात हमारे तकलीफ देह हैं। IMF जो कह रही थी कि पहले बजट की हमें डिटेल्स दें, तो हमने ये बजट की, अभी तो बजट पेश हो गया IMF को, तो उससे पहले ही हमने बजट की तफसीलात मुहैया कर दी थी। और ये बजट IMF के ही टारगेट्स जो थे उन्हीं की को मानते हुए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि IMF से हम कंटिन्यू करें, और इसी महीने हमें पूरी तवक्को है प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, आप जो बात करें ना कि बजट जो है ये डॉक्यूमेंट पहले IMF को जो मेजर कुछ चीजें हैं वो शेयर की गई थी। डार साहब का भी मैं अभी हवाला दे रही थी, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बल्कि उनके साथ शेयर करने के बाद हमने फर्दर बेहतरी की है कुछ फिगर्स के अंदर, जो कि IMF के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अमीन हाशवानी साहब, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक राय इस वक्त माशी एक्सपर्ट्स की ये है कि ये जो बजट है ये IMF के पर्सपेक्टिव से शायद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई एक्सपेंडिचर बजट। इतना हाई एक्सपेंडिचर बजट गिवन द सिचुएशन दैट वी आर इन, आपको लगता है कि IMF को हम बैक ऑन ट्रैक ला सकेंगे? मैं नहीं समझता हूँ इस बजट पे IMF आएगा। सिंपल है, अगर आप IMF की एक प्रिस्क्राइब्ड उनकी एक पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल डेफिसिट का IMF ने कहा था 4%, इस बजट में ही इतने ओवर एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट्स है। मैं दुआ करता हूँ हो जाए, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट बिल्कुल ही फ्लैट है। आपकी इंपोर्ट्स जो आप रेवेन्यू जो आप कलेक्ट करते हैं वो भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, एंड उसमें आप इतने एम्बिशियस आप कह रहे हैं आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे, मैं नहीं समझना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं दुआ करता हूँ कि इसकी जरासीम बाकी भी मुल्क पे लग जाए दार साहब के, क्योंकि लग रहा नहीं है और किसी को लग रहा है। अगर आप देखें तो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, पर डॉलर्स यहाँ से जा रहे हैं। आप दुबई चले जाएं, वहाँ पाकिस्तानी धड़ाधड़ उधर पैसे बाहर निकाल के उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन अगर आप देखें, UK, US, EU सब जगह वीज़ास की लाइन लगी हुई है, हमारा यूथ यहाँ से जा रहा है, जिसको बाहर जॉब्स मिल रही है वो सब के सब बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। देन आप देखिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स डॉलर, सो ये कॉन्फिडेंस, वी हैव अ कॉन्फिडेंस क्राइसिस राइट नाउ। अब डार साहब जब से आए हैं वो इंशाल्लाह माशाल्लाह करके कि अब हो रहा है IMF, अब हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, अगर हो जाता तो अब तक हो गया होता। एंड द प्रॉब्लम इज कि आप ये डॉलर को आप कह रहे पहले आए कि 200 से नीचे होने, अरे बाबा आपकी कोई, हम इकोनॉमिस्ट है, कोई गधे नहीं है कि ऐसे ही हम हवाई हम बात कर लें। देयर ऑलवेज हैज़ टू बी बेसिस फॉर सर्टन क्लेम्स। 200 के नीचे कैसे आप रख सकते हैं? यानी कि आपको करेंसी का आप मैनेज कर रहे हैं, वो आपको बल्कि वर्स आपको सिचुएशन में ले जाता है। अभी भी कहा जा रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ब्लेम करे। मैं तो कहता असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे कि खुदा के वास्ते
जो भी गवर्नमेंट आए वो लास्ट गवर्नमेंट पे सारा नजला नहीं उतारे, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड गो फॉरवर्ड। नो, आई एग्री विद यू देयर, लेकिन देखिए इसमें एक बात तो ये है ना कि एज एन इकोनॉमिस्ट यू आल्सो नो कि हर चीज का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मईशत के अंदर किसी भी चीज को इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता, और कोई भी चीज जो आज करते हैं उसका इंपैक्ट कल नहीं आ जाता। बट मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तनकीद क्या है सर, जो थोड़े से कॉन्फिडेंट टारगेट्स रखे गए उस पे आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड टारगेट रख दिया, जो थोड़ा कॉशियस टारगेट रखा गया ग्रोथ का जैसे 3.2% या 4% आई बिलीव, उस पे आप कह रहे हैं कि फ्लैट टारगेट रख दिया गया। सो व्हाट्स द क्रिटिसिज्म हियर कि जहां पे डोंट यू थिंक एक कॉशियस ग्रोथ टारगेट इज द वे टू गो गिवन द सिचुएशन जिसमें हम हैं अभी? श्योर, ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू, देखिए जो सोलर पे किया गया है, एग्रीकल्चर पे किया गया, ये अच्छे मेजर्स है, नो डाउट। सबसे बड़ी मेरी तनकीद ये है जो ऑलरेडी जो टैक्स नेट में है उसका गला और दबाया जा रहा है, उसको और स्क्वीज किया जा रहा है, सुपर टैक्स ये वे जो अनडॉक्यूमेंटेड है उसको तो आपने स्कॉट फ्री छोड़ा है क्योंकि आपका इलेक्शन आ रहा है, वो आपका वोट बैंक है, उसको आप पकड़े नहीं है। आपने टैक्स नेट कितना आप बढ़ा रहे इस टारगेट में, उसमें आप रेवेन्यू कितना कर रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड उसको आप अनडॉक्यूमेंटेड ही छोड़ रहे हैं। तो जब तक आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, बी इट टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू, बी इट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, बी इट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, हम इधर किधर रहेंगे, हम ये बस बैंडेड सोल्यूशन करते जाएंगे। एंड लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल, देयर इज नो प्लान बी टू IMF। आप इसको डिले आप कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तक भी आप ले जा सकते हैं, कोई बायलैटरल आपको कोई फंडिंग मिल जावे, कुछ और करे, लेकिन IMF आपको करना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक्स डेवलपमेंट के आपके नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहाल नहीं होगा, इसीलिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इसीलिए आई एग्री विद यू देयर, जब आप ये कहते हैं कि आप टैक्स बेस को एक्सपैंड नहीं करें, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं उन पे मजीद आप वो टाइट कर रहे हैं न्यूज, तो आई डोंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नो बट उनका तो न्यूज टाइट नहीं हुआ ना सर, कोई नया टैक्स उस तरीके से तो आयद नहीं किया। अगर मैं सजाद मीर साहब से बात कर लेती हूँ, सजाद मीर साहब देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाली बात तो मेरा ख्याल है कि जो एक पुरानी बीमारी है ना इस मईशत के अंदर, वो यही है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किसी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस मुल्क के अंदर नहीं किए। और अगर हम टैक्स की बात करें, डोंट यू थिंक इस हद तक ये तनकीद दुरुस्त है कि रिटेलर्स को, बड़े एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स को, कुछ इस तरह के और एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई करके उनको डॉक्यूमेंट करने की भी जरूरत है और उनको टैक्स बेस के अंदर शामिल भी करना चाहिए था? नहीं, दुरुस्त बात है, लेकिन ये बात पर थाने में की जाती है। शबर ज़ैदी इमरान खान के साथ आए थे और कहा था कि जो अपना ID कार्ड दिखाएगा उसको 50,000 से ऊपर की यानी कि एक तरह की डीलिंग होनी चाहिए। कोई नहीं माना, कारोबारी तबका नहीं माना। अब भी कारोबारी तबके से लोग डरते हैं, उनको टैक्स नेट में लाते हुए डरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी आपकी मदद नहीं करती। कारोबारी तबका आपका कंटेनर आता है, सीधा शालमी जाता है, वहां से बिक जाता है, ना टैक्स ना कुछ, 5 लाख रुपए देते हैं, रिश्वत के देते हैं, साफ लफ्जों में कहता हूँ, और सारा काम चल जाता है। उनको नेट में लाना पड़ेगा। हमारे लोग टैक्स अवेड भी करते हैं, टैक्स सेव भी करते हैं। सेव करना ठीक होता है, अवेड करना अच्छा नहीं होता। अच्छे लोग अवेड करते हैं। और सारी स्ट्रक्चरल चेंज जो है आज से नहीं, बहुत अरसे से है। आकर शबर ज़ैदी को ही भागना पड़ा। हमारा CBR वो जो बहुत से प्रॉब्लम पैदा होते हैं वो पैदा होते हैं, अब इनको भी करना है। लेकिन ये इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते जैसे कि इमरान हो गए थे कि मैं टैक्स ले लूंगा इन लोगों के साथ और टैक्स लेके मैं मुल्क की मुकद्दर बदल दूंगा। और सागदार को पता है कि ये खासा मुश्किल काम है। देखिए अभी किसी ने शायद कोई बात करता है कि एग्रीकल्चर टैक्स वो सूबों के पास है, सूबों के पास है। सारे वो लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स देना है वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। आप एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो रिसीव भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आप इंसेंटिव देना चाहते हैं, आप आज करना शुरू कर देंगे, वो कहते हैं एग्रीकल्चर को जो इंसेंटिव देना है वो आप हमसे छीन रहे हैं। जैसे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज तक करती आई है कि आप हर साल उनको रियायतें देते हो, और वो कॉम्पिटिटिव थी इस सदी के शुरू में, दुनिया में नंबर 1 थी और 5वें नंबर पर चीन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज ना आपकी कपास होती ना कुछ होती है, वो कपास की जमीनों पर गन्ना पैदा हो रहा है और गन्ने से शुगर बन रही है और शुगर माफिया जो है ताकतवर होता जा रहा है। कपास हम बाहर से मंगवाते हैं। ये सारी वो सूरत है जो यकीनन तशवीशनाक हो गई। देखिए 2 सेक्टर हैं जिसमें हमें फौरी तौर पर कुछ करना है। एक तो IT का सेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है कि IT के सेक्टर में फिर वही बात है कि हर सब कहते हैं कि IT के सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। इंडिया ने ये कर लिया, हमने कुछ नहीं किया। और भाई करके दिखाओ ना यार, रियायतें मांगते कुछ करके दिखाओ। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें ग्रो इस साल गालबन मेरा जहां तक ख्याल है
बहुत से किसानों से मेरी बात हुई है, हम चावल की 2 फसलें लेंगे, 3 महीने एक फसल लगाएंगे, 3 महीने में दूसरी उगाएंगे। ऐसे कर जैसे मकई की फसल थी वो 2 लेते थे। अब मेरा ख्याल में बहुत सी एग्रीकल्चर में ये नहीं है कि आप इंसेंटिव दे दें, सिर्फ खाद और बीज दे दें, बल्कि पूरे कंसेप्ट को चेंज करने की जरूरत है। ये वो सूरत हाल है जो हमारी एग्रीकल्चर मईशत को बदल सकती है। सिंध ने मसला अपने बजट में रखा है कि वो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो लगाएगा, उसको हम रियायत देंगे कोई टैक्स में, दूसरी चीजों में, जो सारी चीजें करने वाली हैं, फौरी करने की है। अच्छा, इंडस्ट्री आपकी ग्रोथ जो रुक गई थी उसकी वजह यह है कि आपको रॉ मटेरियल, दूसरी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। आपकी बिजली महंगी इसलिए है कि आपका फ्यूल भी बाहर से आता है। उसके लिए अब आपने ये किया कि सोलर सिस्टम आ जाए, लोग लगाएं और उसके बदले में आपको फ्यूल इस्तेमाल ना करना पड़े, उस पर आपने टैक्स फ्री कर दिया है। अच्छा किया है, लेकिन सारे ये वो इकदाम हैं जो हम यूं कहिए कि डेस्परेट होकर कर रहे हैं, इसके अलावा चाहता नहीं है। लेकिन वो इकदाम है जो हमें सही समझ पे लेके जाते हैं। अब ये कहना कि ये पैसे कैसे पूरे होंगे, क्या नहीं होंगे, भाई उनको करने दो ना। अच्छा, आज किसी ने एतराज किया, CBR पे एतराज किया होगा, तो उस पर सागदार से जरा तैश में आए, उन्होंने कहा कि भाई इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है, इकट्ठा करके दिखा दो, मैं CBR को पार कर देता हूँ। बात ये है कि कहना बातें आसान होती कि यूं कर दो तो यूं हो जाएगा। हमारा इंडस्ट्रीज कहता था कि हमें आप करने दो, हम मुल्क में इनकलाब ले आएंगे, कभी ला नहीं पाया। जब जरूरत होती है पैसे नहीं देता, पैसे बाहर ले जाता है। देखिए, कोई हर सेक्टर जो है वो, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर साल अपने लिए फायदा उठाती रही है, नहीं कुछ कर सकती। जब वर्ल्ड में नंबर 1 उसका था, 2001 में था, WHO आने से पहले लगता था कि ये हम नंबर 1 पर आ गए, और कुछ नहीं हुआ, हम वही रखे हुए, कोई वैल्यू एडिड नहीं हुआ। कोई इतनी सारी चीजें लेने के बाद अगर हम कहें कि उसमें दूसरी बात ये है कि दुनिया की ट्रेड का 2% सिर्फ टेक्सटाइल का है, 2%, और हमारा 70% वही है, 60% कमाते हैं टेक्सटाइल से, और टेक्सटाइल दुनिया की यानी कि तजारत का सिर्फ 2% है। तो हमें अपनी डाइवर्सिटी पैदा करनी है, डाइवर्सिफिकेशन पे कोई गौर नहीं है, किसी नई चीज के ऊपर कोई फोकस नहीं है, एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटेंट बनाने के ऊपर हम कोई काम नहीं करते। हमारी एक्सपोर्ट्स का रॉ मटेरियल भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, हम उसको तो बनाने पर अभी तक फोकस नहीं कर पाए। लेकिन वही बात है कि ये चीजें ऐसी हैं जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के उसमें आती हैं, और ये आज या कल की होने वाली चीजें नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। कैसे रमेश शेख साहब, सर नो टैक्स बजट, टैक्स फ्री बजट बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस सिचुएशन में हम हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग ऑप्शंस पे गौर करना चाहिए था, फोकस टैक्सेशन के ऊपर गौर करना चाहिए था। 7,000 अरब जो है वो टैक्स कलेक्शन हुई पिछले साल की, अगला टारगेट हमने 9,200 अरब रख दिया, लेकिन टैक्स बेस में हमने किन नए लोगों को शामिल किया? तो ये जो ऊपर वाला जो अमाउंट है जो हमने प्रोजेक्ट कर दिया है कि हम कलेक्ट करेंगे, वो कहां से आएगा जब हम कोई नए लोग ऐड ही नहीं कर रहे उस टैक्स नेट के अंदर, टैक्स बेस के अंदर? बिस्मिल्लाह जी, सजाद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। देखिए, इस बार पहली बार है कि मैं भी बजट की जो मीटिंग्स थी और जो प्रपोजल्स थी उसमें शामिल रहा। अब चेंज देख रहे हैं ना जी, देखिए ना, हम 50,000 अगर हमने सोलर्स के लिए कर्जा हम कहते हैं कि बेहतर टर्म्स पे देंगे, और फिर अगर हम IT के लिए स्टूडेंट्स को, ये पहली बार हुआ है कि SMEs को हमने कर्जा जो है ना वो कहा कि उसको सहूलत देंगे। इससे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान में मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि इंडिया में 15% उनके टोटल कर्जे का SMEs को मिलता है, बांग्लादेश में 12% SMEs को मिलते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ 7% और 93% बड़ों को मिलता है। आप यही करते रहे ना कि जो क्लास ऐसी है, जो जैसे साजिद मीर साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं ना, 2-2.5 साल पहले टर्फ में हमने जो जिस इंडस्ट्री को दिया $3 अरब दे दिया, और 10 साल के लिए विदाउट लोन 2-3% के नॉमिनल रेट पे दे दिया। आज वो 87,000 करोड़ हुकूमत ने खुद तो कर्जा ले लिया है, वो 87,000 करोड़ पे 15,000 करोड़ सूद भर रही है, उनको फ्री दे दिया चंद अमीरों को। कहाँ इंडस्ट्री बढ़ी है? डॉक्टर महबूब लाख साहब मेरे दोस्त थे, मैं आज से 36 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। वो वहाँ आके कहते थे कि जो अब अब्बास सजाद मीर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 2% टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर है पूरी दुनिया में। आप क्या कर रहे हैं? कोई और इंडस्ट्री वैल्यू एडेड हमारे पास है इस वक्त? आप बताइए कौन सी इंडस्ट्री है? कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमने इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं की, अब देना शुरू की है। छोटा जो SMEs है वो इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो खुद इंडस्ट्री लगाएगा। आप चंद इंडस्ट्रीज को ही
देते रहे हैं। और यही IMF हम पे तनकीद कर रही है कि आप सिर्फ वेस्टेड क्लास को देते हैं कर्जे और उनको सहूलतें। तो इस बार आपने देखा होगा ना, ये जो IT पे हुआ है या SMEs को हुकूमत ने कहा है कि बैंक क्योंकि नहीं देते क्योंकि उनको रिस्क लगता है, तो अगर जो रिस्क होगा, जो नुकसान होगा, 20% खुद हुकूमत भरेगी और रेट भी उनका कम कर दिया है। तो इसी तरह सारी चीज़ें हमने लोगों को, आम लोगों को इस बजट में फैसिलिटेट की है। फिर जब बात ये रेवेन्यू को, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा रेवेन्यू के हमने एवेन्यूज ढूंढने चाहिए थे, क्योंकि ये तो कोई रेवेन्यू नहीं है। हमने 21% कह रहे हैं, ये जो लोग कहते हैं ना कहाँ से आएगा, ये तो बड़ा आसान है। इस साल हमारा टारगेट था 7,600 अरब, वसूल हुआ, FBR का टारगेट था, वसूल हुआ 7,200 अरब। अगर 7,600 के टारगेट को भी ध्यान में रखा जाए और 21% तो इन्फ्लेशन है अगले साल का और 3.5% ग्रोथ है, तो 25% 7,600 पे तो तकरीबन 9,500 बनता है। हमने 9,200। नहीं सर, मैं सवाल, अब डिले भी है हमारी ऑडियो में, कोई एक भी टैक्स नहीं लगा हमारी ऑडियो में डिले भी है। मैं सवाल इसीलिए कर रही हूँ कि इन्फ्लेशन को जहन में रखते हुए इस साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 800 अरब के एडिशनल टैक्सेस जो है वो इसके अंदर शामिल हुए, उसके बावजूद हम अपना टारगेट मिस कर गए। तो फिर आने वाले साल के लिए हमने एक और एग्जैजरेटेड टारगेट रखा और हमने टैक्स बेस को भी एक्सपैंड नहीं किया। मैं यही तो सवाल कर रही हूं, क्या किया है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 7,200 को भी ले लें ना और 21% इन्फ्लेशन है, 3.5% ग्रोथ है, तो वो तो ऑटोमेटिकली लगभग इतना बन जाता है जो हमने टारगेट रखा है। फिर हमने कारपोरेट सेक्टर पे जो मिनिमम टैक्स था ना, उसको 1.25% से 1% किया है, ताकि लोग जो हैं और अट्रैक्ट हों इंडस्ट्री की तरफ। हमें इंडस्ट्री को फर्दर फैसिलिटेट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें उन लोगों से जो कि टैक्स नेट में नहीं है उनको लाना चाहिए। तादाद बहुत कम है टैक्स नेट की, और वही लोग जो टैक्स देते हैं वही है। एग्रीकल्चर में जो जिसकी भी इनकम है, चाहे किसी सेक्टर में है, उसको टैक्स देना चाहिए। एग्रीकल्चर में अगर हम करेंगे तो लोग मुखालफत नहीं करेंगे जो असेंबली में बैठे हुए ना। मसलन वजह क्या है कि थोड़े लोग एग्रीकल्चर टैक्स में आते हैं, और जो इनकम जो स्लैब है ना उसको थोड़ा बढ़ा दें अगर एग्रीकल्चर की, तो वो कोई चंद लोग हैं जो उसमें आएंगे, और बाकी लोगों को तो, छोटे गरोर को तो एग्रीकल्चर टैक्स वैसे भी नाफिज ही नहीं होता क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है। तो हमें इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और पर्टिकुलरली छोटी इंडस्ट्री और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो ये जो किया है ना, पहली बार आपने IT इंडस्ट्री को जो फैसिलिटेट किया है ना, IT के लिए हम मुख्तलिफ अनाउंसमेंट किए हैं, और ये मैं श्योर आपको कहता हूँ कि IT में बहुत पोटेंशियल है। मेरी अपनी IT की इंडस्ट्री से मैं मुंसलिक हूँ। फास्ट नेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसके मैं 35 साल से उसके बोर्ड पे हूँ, और अभी मैंने चिन्योट में हमने IT की बहुत बड़ा कैंपस, जो बेस्ट कैंपस है, मॉडर्न कैंपस है, हमने चिन्योट शहर में, छोटे से शहर में बनाया है। और उसका मैं देख रहा हूँ आउटपुट के जो भी बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है इमीडिएटली लोग उसके पीछे हैं, कई इदारे उसके पीछे हैं उनके ग्रेजुएशन से पहले। तो हमने क्यों ऐसे नहीं किया? देखिए ना, पाकिस्तान में ठीक बात है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और किंग एडवर्ड कॉलेज तो पाकिस्तान बनने से पहले से था। बिल्कुल। तो हमने किए ही नहीं, हमने कॉलेज नहीं बनाए, हमने एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं की, हमने IT को नहीं बढ़ाया। इंडिया कितना आगे बढ़ गया। अभी हमारे यहाँ फैसिलिटेट ये दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिए, करोड़ों दिमाग है हमारे पास, हम सिर्फ उनको। लेकिन हम हमेशा इस मईशत को लेकर जो है ना वो एक फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशंस है वो हम कभी तलाश करने की कोशिश ही नहीं करते। अफानी साहब, सर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स को बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए भी बहुत कुछ कल के बजट में रखा गया, सामने तजावीज़ रखी गई। लिस्टेड कंपनीज को आपको पता है कुछ रिलीफ दिया गया है, जो वो मिनरल्स की और मेटल्स की जो खरीदारी है उसके ऊपर जो है वो कुछ रिलीफ जो है वो अनाउंस किया गया। एक्सपोर्टर्स को जनरली फैसिलिटेट करने की बात की गई, एक काउंसिल के क़याम की भी बल्कि बात की गई कि वो तजावीज़ लेकर आए कि किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। डू यू थिंक के एक कदम हमने सही डायरेक्शन में उठा लिया? मे बी इसका कोई शॉर्ट टर्म डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की हम बात करते हैं, आपको लगता है कि क्या ये उसका आगाज हो सकता है? देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें करना है। मसला ये है, हमें ओपन हार्ट सर्जरी करना है। हम इधर पैरासिटामोल के हम इधर टीके लगा रहे हैं।
हर गवर्नमेंट ने, मैं एज अ पॉलिटिकल, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कहता हूँ जो अनपॉपुलर स्टेप्स है उन्हें लेना चाहिए, नहीं लिया है, सब गवर्नमेंट नहीं ले रही, इसीलिए आज हम बैठ के हमारे ये हाल हुआ है। वो लीडरान ये तकरीरें वो छोड़ दें, रियलिटी यही है कि हमने नहीं किया है। एंड आप आईटी में भी थोड़ा बहुत किया है। मसला आईटी का क्या है? मसला ये है कि आपकी जो सप्लाई साइड है वो है ही नहीं। भाई आप बड़ी बड़ी आईटी कंपनी से पूछो, वो कहते हैं हमारे पास बच्चे ही नहीं है क्वालिफाइड। क्यों नहीं है? पीछे यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड क्यों? स्कूल सही नहीं है। आपने अपने एजुकेशन सेक्टर पे आपने इन्वेस्ट करनी है, कॉम्पिटेंसी लाना है, वहाँ गवर्नेंस उसका आप उससे पैसे भी कम डालते हैं, प्लस स्टेट की स्कूल्स का आप देख लें क्या हाल क्या है, राइट। ये जब तक आप रिफॉर्म नहीं लाएंगे, आप हेल्थ सेक्टर में देखें 40% आपके बच्चे स्टंटिंग निकल रहे हैं, उनका दिमाग ही सही डेवलप नहीं हो रहा है, वो आके आईटी में करेंगे क्या? सो ये सारी चीज़ें आपको रिफॉर्म आपको करना पड़ेगा। एंड ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर, ये प्रोविंशियल का है, हेल्थ एंड एजुकेशन तो प्रोविंशियल का है, प्लस हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो ताजरान बरादरान है, उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़े। मैं 1986 में मैं गया था चाइना, सुबह 7 बजे मैंने अपने होटल का मैंने कर्टन खोला, वहाँ 10 लाख लोग साइकिल पे जा रहे थे सुबह 7 बजे काम पर। हमारे यहाँ है कि भाई 11-12 बजे से कोई गवारा नहीं करता है आने के लिए, और मार्केट अगर बोला 8 बजे बंद करने के लिए तो यहाँ तो बस कयामत आ गई 8 बजे के। सो अगर इमेजिन ये चाइना भी रात के 2 बजे तक दोराजी और गुलबर्ग में पराठे खा रहे होते तो आप समझ ले कि चाइना का क्या हाल है। एक वर्क कल्चर होता है, उसको आपको लाना पड़ेगा। मेहनत सुबह 7 बजे आप निकले, लोगों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा ना, हर काम हुकूमत के करने का तो नहीं होता। दुकानें खोल रहे, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ कलेक्टिव सॉल्यूशन। आप सिर्फ गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इट्स अ वर्क कल्चर। कोविड में पाकिस्तान का एक सक्सेसफुल मॉडल आया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी हमने वहां जाके बोला था कि हमने बड़ा जबरदस्त काम किया। वो क्यों हुआ था? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिजनेस कमी सबने साथ मिलते थे। असद उमर उस वक्त था, इधर पीपीपी की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, सब थी। हर हफ्ते सब मिलकर कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे और पब्लिक उसको फॉलो करती थी, राइट। इसीलिए कलेक्टिव सॉल्यूशंस हमें चाहिए। हम डिवाइडेड सोसाइटी है, हम एक दूसरे के टांग खींचते हैं, हम ऊट पटाख हम बातें करते हैं, हम नारेबाजी करते हैं, इससे सोल्यूशन नहीं आएगा। हमारे को पूरा कलेक्टिव सोल्यूशन चाहिए। खैर दैट्स अ होल डिबेट, कैसा आएगा, कब आएगा, लेकिन ये से नारेबाजी और ये स्पीचों से नहीं आएगा। एंड आई डोंट सी हैपनिंग कि भाई वर्क कल्चर आपका चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तराजन भाई डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं करना है? वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लॉ ऑफ द लैंड सेज कि आपके डॉक्यूमेंटेशन करना है, कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। भाई दिस इज इलीगल, सो यू कांट हैव कि बदमाशी चल रही है कि हम नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? भाई आपको यू हैव टू फॉलो द थिंग। एसएमई की जो आप बात कर रहे थे कि भाई वहाँ लैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है, इसके लिए बिकॉज वहाँ डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इंडिया बांग्लादेश में डॉक्यूमेंट आए तो बैंक्स वहाँ डॉक्यूमेंटेड को, आपकी एसएमई पूरी अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको लैंड कौन करेगा? बैंक्स अगर करना भी चाहे नहीं कर सकते। सो यू नीड टू ब्रिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज रिफॉर्म्स एंड यू कांट जस्ट ब्लेम द गवर्नमेंट. You have to blame ourselves also as business community, as civil society, provincial government, federal government, bureaucracy, establishment, सबको ये collectively करना पड़ेगा, tough decisions लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, माशरे में कुछ चांस बनेगा। ये एक बजट की बात नहीं है। बिल्कुल, जो आवाम है वो गाड़ी का बड़ा इंपॉर्टेंट पहिया है ना, दे ऑल्सो हैव टू स्टेप अप के गाड़ी आगे बढ़ सके। सजाद मीर साहब, सर ये जो फायर फाइटिंग मोड में हम हमेशा रहते हैं, इस वक्त तो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है अगर हम मईशत की बात करें, लेकिन हमेशा हर साल बजट ट्रांसमिशंस में हम यही डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ करना है, एक्सपोर्ट के अंदर रिफॉर्म लेके आना है, इंपोर्ट को का जो मामला है उसको बेहतर करना है, अपने ट्रेड गोल्स को ठीक करना है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है उसको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में तब्दील करना है। ये सारी बातें हम 4, 5, 10 दिन करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम भूल जाते हैं। ये किस तरीके से होगा? ये जो एक आइडिया है कि हमने सिर्फ बजट के 1 महीने में आके मईशत पर फोकस करना है, फायर फाइट करना है, डॉक्यूमेंट बराबर करना है, इससे हम कब बाहर निकलेंगे? देखिए आप ठीक, आप फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं हम, लेकिन किस्सा ये है कि इस पर सब कुछ फायर फाइटिंग की ही जरूरत पड़ गई है। हमें आग लग गई है, पहले आग लगे बगैर हम नारे लगाया करते थे कि हम आग बुझाएंगे, अब आग लग चुकी है, उसको बुझाना ही पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको स्ट्रक्चर फार्म करनी पड़ेगी। देखिए जब पहले कुछ किया गया चंद महीने पहले कि दुकानें 8 बजे बंद होंगी या 10 बजे भी कहा गया,
तो एक शोर पड़ गया था। अब उतना शोर नहीं पड़ा है। अब धीमी धीमी आवाज में लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो शोर डालने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि मुल्क की हर चीज हमने एक्ट स्टेक लगा दी है। हत्ता के साफ पूछें तो हमारा जो सिस्टम है, निजाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी ऐसे लगता है कि हम पूरी तरह इसलिए नहीं अमल कर पाएंगे, इसलिए अमल नहीं कर पाएंगे कि शायद हमें अपनी मईशत को ठीक करने के लिए कुछ हिदामत करना पड़े। बार बार कहते हैं मिसाके मईशत करो, मिसाके मईशत छोड़ दीजिए आप। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि कुछ चीजें जो तीनों पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन में, मैनिफेस्टो में एक जैसी हैं, बिल्कुल फर्क नहीं है इकोनॉमी के बारे में, उन पर तो नेगोशिएट कर लें, सब एग्री कर लें कि ये काम हमने करने। आपने अपनी मैनिफेस्टो में लिख रखा है लेकिन अमल नहीं कर पाते। अब लगता ये है कि ये काम होके रहेगा, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसके बगैर आग लगी हुई है। अब ये नहीं है कि हमने फायर फाइटर ऐसे शुरू कर रखी है, हवा के साथ हम लड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। आग लग चुकी है, इसको बुझाना पड़ेगा। नहीं बुझाना पड़ेगा तो हम भी जल के बुज़म हो जाएंगे। तो ये वो सूरत पैदा हुई है जिसमें कोई चारा नहीं है हमारे पास कि हम कुछ रिफॉर्म्स करें। और मेरे ख्याल में हुकूमत इस वक्त इस मूड में तो है कि वो एक तासुर दे कि मामला जो हैं वो काबू में आ रहे हैं, लेकिन वो साथ ये तासुर देना चाहती है। अब क्या बजट में कहते हैं कि जी हम आपकी गर्दन में रोड़ देंगे अगर आपने टैक्स देते, क्या कहें वो, ये तो कहा जा सकता। लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि मुल्क की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है, इसे हर सूरत में ठीक करना है अगर हमने सर्वाइव करना है। देखिए ये क्या मजाक है कि आप एक इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, आप बहुत सी चीजें, आप टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक ये भी बाहर से मंगवाते हैं। भाई क्यों है कि आपके यहाँ जो है अभी तक आप एडिबल ऑयल का यानी कि जो बड़ा हिस्सा है आप बाहर से मंगवाते हैं? आप क्यों अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाते? क्यों ये है कि सारा आपने लगाया है, अभी कुछ जैतून के दरख्त लगा दिए कलर कहार के पास, तो उसके बाद आप क्या आराम से बैठ जाएंगे? कई बरस पहले सुना था कि पाम ट्री लगाएंगे साल पर, कहाँ लगे हैं वो? आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजें करनी पड़ेगी। आपको अपना बिजली का बिल भी ठीक करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी के लिए आपने स्टेप लिए, बहुत पॉजिटिव स्टेप है, ठीक कह रहे, बहुत पॉजिटिव स्टेप है, इस पर अब अमल कराना है। मैंने लोगों की जिंदगियां बदलते देखी हैं जो बताते हैं कि देहातों में वो बिजली ना होने की वजह से अपने ट्यूबवेल नहीं चला पाते थे, अपनी बिजली का बिल इतना होता था कि वो ठीक तरह से कास्ट नहीं कर पाते थे। अब उनके पास एक जमाने में गवर्नमेंट ने लोन दिए, अब उनके पास सोलर एनर्जी है, उन्होंने ट्रालियों में फिट किए हुए हैं, जहां जरूरत पड़ती है वो ले जाते हैं और उसके जरिए से वो चेंज जाते हैं। दिन में करते हैं, बैटरियां नहीं लगाई हुई, दिन में वो सारे काम जो है उसी से करते हैं। हमें करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेटराइज करना पड़ेगा। बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है माशी एतबार से तो कुछ इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। कैसर अहमद शेख साहब, कितना इम्प्लीमेंटेबल बजट है, एक बात। और दूसरी बात ये कि क्या आप समझते हैं कि जो कुछ अनाउंस किया गया ये एज इट इज अप्रूव भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कहीं कोई कट्स, कोई स्लैशेस आप देखते हैं कि लगाने पड़ेंगे? देखिए ये इम्प्लीमेंटेबल बजट है। कोई अगर ज़रूरत होगी तो वो कुछ तब्दीली हो जाती है। हमेशा बजट में अगर कोई अच्छी सजेशन आती है तो उसमें होती है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूँ तो देखिए अभी भी इस बजट में रेवेन्यू की बहुत गुंजाइश थी। मैं अक्सर कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि 4000 अरब रुपए की इस मुल्क में करप्शन हो रही है। 4000 अरब गुंजाइश है और हम उसके पास एम्फसाइज नहीं करें। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट FBR से संभल नहीं रहा, आज से नहीं, शुरू से बात है। हम सब टैक्स नहीं देते ना, बातें जितनी भी हमने की हैं सब ने ठीक की हैं। देखिए पता हमें सब कुछ है लेकिन उसका अमल इन बातों पे अभी इस बार डायरेक्शन तब्दील हुई है। मैं खुद था वहाँ पे डिस्कशन में और मैं आपको बताऊँ कि अच्छी बातें क्या हुई हैं। यानी एक मैंने मीटिंग अरेंज कराई, 5 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे लाहौर से और 5 कराची से। तो उसमें ये तय हुआ, मैंने कहा कि बार्टर ट्रेड तो है नहीं हमारे यहाँ आप बताइए कि ना इंडिया माल बेच सकते हैं और ले सकते हैं उनसे, ना ईरान से ले सकते हैं बेच सकते हैं, ना अफगानिस्तान। तो हम ऑल द वे सिर्फ यूरोप और अमेरिका कहते हैं माल बेच। लेकिन फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमल करते हुए दूसरे दिन बार्टर ट्रेड रशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से शुरू की। इससे आप देखिएगा कि तब्दीली हो गई। SMEs पे मैंने कहा, हर बार कहता हूँ, सिर्फ ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में SMEs को कोई देता नहीं है? सही कह रहे हैं आशवानी साहब कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है इकानमी। SMEs को भी अब तवज्जो करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन, अगर उन्होंने लेना है ना कर्जा। क्योंकि देखिए कोई जो ग्रोअर है ना उसको आज मार्केट से 40% पे भी कर्जा नहीं मिलता। आप जिले को जाओ, मैं हैंडल करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी
फाइनेंस में जब हम एग्रीकल्चर बैंक वालों को बुलाते हैं, उनके तमाम कर्जे स्टक अप हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान अगर चलाना है तो हमको सबको मिलजुल के इसमें एक्शन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की अमीन ने। अब देखिए, किसी मुल्क में दुनिया में ही, मैं पहली बार 1972 में गया चाइना, मैं आपको बताता हूँ कि चाइना को उस वक़्त, आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि हम पाकिस्तानियों ने चाइना को कारोबार करना से, वो हज़ारों साल से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बीच में उनका क्योंकि सारे का सारा सिस्टम रुक गया, तो 1972 में जब हम गए तो उनको तो ना वो दुनिया उन्होंने देखी थी उस वक़्त, उनके पास टेलीविज़न भी नहीं था, उनके पास एयरलाइन भी इंटरनेशनल नहीं थी। हम लोगों ने उनको कारोबार की बातें बताई। उस वक़्त पाकिस्तान ने सेकेंड 5 ईयर प्लान कामयाब हुआ तो कोरिया को हमने, उनके इकानमिस्ट आए, आज वो देखिए कहाँ हैं, हमारे बच्चे वहाँ धक्के खा रहे हैं, हम खुद आगे नहीं बढ़। इंडिया क्लोज इकानमी थी, इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था। और आज क्या हुआ है कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान के वजीर खजाना डॉक्टर महबूब अख्तर से पूछते थे कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, वो सिर्फ 4 गुना इकानमी थी, आज वो 13 गुना हो गई है इकानमी। ये और तो और आप छोड़िए, मैं आपको बताऊँ 6 साल पहले, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, 6 साल पहले हम डिफेंस पे काफ़ी तनकीद करते हैं, हमारा डिफेंस का बजट इंडिया का 4 गुना था सिर्फ हमसे, हमारा 10 अरब डॉलर था और इंडिया का 40 अरब डॉलर था। आज ये नया बजट जो आया है ना, इसमें डिफेंस का बजट सिर्फ 6 अरब डॉलर है और इंडिया का 84 अरब डॉलर है, 14 गुना हो गया उनका डिफेंस। हम तो हर छोबे में, अब हमें समझ आई है कि पाकिस्तान का हमने किया क्या है। तो जब तक हम कलेक्टिवली एफर्ट नहीं करेंगे, ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, अब तो बहुत पैसा उनकी तरफ है, एजुकेशन पे जोर देना पड़ेगा हमें, और हमें एग्रीकल्चर पे जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल, जो शोबे सूबाई हुकूमतों के पास है उन्हें फोकस करना पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस इशू पे जरूर बात करती, लेकिन बॉटम लाइन है वो यही है कि हुकूमतें अकेले इस तरह के मामलात को नहीं देख सकती, स्पेशली जब हम इस तरह की सूरत हाल में हो जिसमें इस वक्त हम हैं। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपका, अमीन हाशवानी साहब, सजाद मीर साहब। हमने कोशिश की कि बजट पे बात करें, बहुत सारी मस्बत इकदाम और तजावीज़ हमने देखा है कि बजट में सामने रखी गई हैं, जिसके अंदर ऑफकोर्स वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, एक्सपोर्ट्स का एक बहुत मेजर इशू है, उसको फैसिलिटेट करने की बात करें, और जब हम बात करते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की, तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ इंसेंटिवाइज करने के लिए भी हमने देखा कि बहुत सारी तजावीज़ हैं। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा आयरन हैंड के साथ डील करना पड़ेगा जहां पे ये डॉक्यूमेंटेशन के खास तौर पे मामलात और मसाइल हैं, क्योंकि जो ये बात यहां पर की गई है कि हमारी भी एज पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हुकूमत का कोई आयरन हैंड ही आएगा, हमारी अपनी सेल्फ कॉन्शियस भी हमें इस चीज की तरफ लेके जाना चाहिए, हमें इस तरफ कि हम खुद भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें। प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।